हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटर्नल एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवरेंड इंसैनिटी। तो चलो फटाफट से चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। हल्का कर लें। फांग युआन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। अपनी 500 साल की जिंदगी का अनुभव और सहज बुद्धि से उसने साजिश की बू सूंघ ली। उसकी आंखों में चमक आई और फिर भौहें ढीली कर दी। उसने कहा, अभी तो मुझे थोड़ी भूख लगी है, तुम ठीक वक्त पर आई हो, अंदर आओ। दरवाजे के बाहर खाने का डिब्बा उठाए शेन कुई ने उसकी बात सुनकर ठंडी मुस्कान दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके चेहरे पर नरमी और शर्मीलापन उतर आया। उसने मीठी आवाज में कहा, यंग मास्टर फांग युआन, खाना और शराब की खुशबू सच में बहुत अच्छी है। मैं डिब्बा पकड़कर ही उसकी महक पा रही हूँ। उसकी आवाज मीठी थी, जिसमें चाहत और खुशामद की झलक थी। उसने खाने का डिब्बा छोटी सी मेज पर रखा और धीरे धीरे थालियां निकालकर सलीके से सजाईं। खाना वाकई बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट था। फिर उसने 2 प्याले निकाले और शराब भर दी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ यंग मास्टर, बैठो। तुम्हारी दासी ने आज हिम्मत जुटाई है, तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीना चाहती हूँ। फूल की तरह खिलकर मुस्कुराते हुए वो फांग युआन के पास आई, निडरता से उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर खींच लाई और खुद उसके पैर पर बैठ गई। उसका नरम जिस्म फांग युआन के सीने से टिक गया, जैसे कोई शर्मीली और प्यारी औरत हो। वो उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, यंग मास्टर फांग युआन, तुम्हारी दासी तुम्हें हमेशा से चाहती है। तुम्हारा दर्जा चाहे जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहूंगी, तुम पर भरोसा करना चाहूंगी, तुम्हें सुकून देना चाहूंगी। आज रात तुम्हारी दासी अपना जिस्म तुम्हें सौंपना चाहती है। आज वो सज धज कर आई थी, गालों पर रंग चढ़ाया, होंठ चेरी जैसे लाल। जब उसने कान में फुसफुसाया तो उसकी नन्ही सांस फांग युआन के कान को छू गई। वो उसकी गोद में बैठी थी। फांग युआन उसके जिस्म की बनावट साफ महसूस कर रहा था, उसके लचकदार पांव, पतली कमर और नरम सीने की मुलायमियत। शेन कुई ने प्याला उठाया और बोली, यंग मास्टर, तुम्हें मैं अपने हाथों से शराब पिलाऊं। उसने प्याले से एक घूंट लिया, फिर अपनी चेरी जैसे होठों को हल्का खोला और धीरे धीरे फांग युआन के मुंह की तरफ झुकी। लेकिन फांग युआन का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसकी गोद में कोई जवान लड़की नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति पड़ी हो। ये देखकर पहले तो शेन कुई थोड़ी घबराई, लेकिन जैसे ही उसके होंठ करीब पहुंचे उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा, दिखावा कितना करेगा। तभी फांग युआन ने हल्की हंसी के साथ तिरस्कार से कहा, तो ये सब बस एक पावर प्ले है। शेन कुई का चेहरा जम गया। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर फांग युआन, आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन फांग युआन की आंखों से ठंडी रोशनी चमकी। उसने शेन कुई की आंखों में घूरा और अपना दायां हाथ उसके गोरे गले पर रखकर धीरे धीरे दबाने लगा। शेन कुई की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज कांप उठी, यंग मास्टर, आप मुझे हर्ट्स दे रहे हो। फांग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका हाथ और कस गया। शेन कुई डर से भर गई, बोली, यंग मास्टर फांग युआन, तुम्हारी दासी सच में डर गई है। अब उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर फांग युआन की पकड़ छुड़ाने लगे, मगर उसका हाथ लोहे जैसा मजबूत था, हिल भी न सका। फांग युआन ठंडी हंसी हंसा और बोला, लगता है अंकल और आंटी ने तुम्हें भेजा है मुझे बहकाने और फंसाने के लिए, और नीचे लोग पहले से ही छुपे बैठे होंगे। लेकिन तुम क्या समझती हो अपने आप को, मुझे फंसाने चली हो अपने इन 2 सड़े हुए टुकड़ों से। इतना कहते हुए उसका बायां हाथ ऊपर बढ़ा और उसने बेरहमी से उसका सीना दबा दिया। दर्द से शेन कुई की आंखें फटी रह गईं, उनमें आंसू भर आए। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला इतना दबा हुआ था कि बस हल्की सिसकियां ही निकल पाईं। आखिर जब वो सच में घुटने लगी तो फांग युआन ने धीरे धीरे अपना हाथ ढीला कर दिया। शेन कुई ने मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस ली और खांसी करने लगी। फांग युआन हल्का हंसा, उसका गाल सहलाते हुए बोला, शेन कुई, तुम सोचती हो मैं तुम्हें मार सकता हूं या नहीं। अगर वो दहाड़ कर डराता तो शायद शेन कुई पलट कर जवाब दे देती, लेकिन उसका यूं हल्की मुस्कान के साथ पूछना, उसकी धीमी आवाज का सवाल, उसने शेन कुई को हड्डियों तक डरा दिया। उसके दिल में डर समा गया। उसने फांग युआन की आंखों में देखा, जहां कोई भाव नहीं था, जैसे कोई पुराना गहरा तालाब हो जिसमें कोई भयानक क्रीचर छुपा हो। उसकी नजर के नीचे शेन कुई को लगा जैसे वो बर्फ में नग्न खड़ी है। उसके मन ने कहा, ये लड़का सच में मुझे मार देगा। वो पछतावे से भर गई, सोचने लगी, हे भगवान, मैंने क्यों इस डेविल को छेड़ा। उसका दिल भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अभी भी उसकी गोद में थी। जरा भी हिम्मत न हुई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, चेहरा सफेद कागज जैसा। फांग युआन ने कहा, चूंकि तुम इतनी सालों से मेरी दासी रही हो, मैं तुम्हें इस बार नहीं मारूंगा। अगर तुम गुलामी से भागना चाहती हो तो जाओ मेरे छोटे ब्रदर के पास, वो बेवकूफ और सीधा है। ये कहकर उसने उसका गाल थपथपाया और बोला, जा सकती हो। शेन कुई जैसे लकड़ी की गुड़िया बन गई थी। वो डरते डरते वहां से निकल गई। छुपे हुए लोग उसे यूं कांपता देखकर हैरान रह गए। फांग युआन ने मन ही मन सोचा, उन्होंने कितनी सुंदर जाल बुनाई है, मेरे पिछले जीवन से भी ज्यादा चतुराई। आंटी, अंकल, ये मेहरबानी मैं जरूर याद रखूंगा। थोड़ी देर बाद फांग युआन भी वहां से निकल गया।
अब वो इस मकान में और नहीं रह सकता था। समझदार इंसान आने वाले खतरे को पहचान लेता है, तो भला एक डेविल क्यों नहीं। उसने सराय में जाकर पूछा, मालिक, कोई कमरा खाली है? मालिक ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, दूसरे और तीसरे माले पर कमरे खाली हैं, सस्ते भी हैं और साफ सुथरे भी। नीचे खाना खाने की जगह है, चाहो तो काम वाले कमरे तक खाना पहुंचा देंगे। ये सराय गांव की इकलौती थी, मगर कारोबार बहुत ढीला था। बस साल में जब व्यापारी काफिला आता था तभी भीड़ लगती थी। फंग युआन ने 2 प्राइमीवल स्टोन्स देकर कहा, मुझे अच्छा कमरा दे दो, साथ ही 2 घड़े शराब और 3-4 व्यंजन बना दो, बाकी बचे पैसे लौटा देना। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम खाना कमरे में खाओगे या हॉल में? फांग युआन ने आकाश देखा, बारिश थम चुकी थी और शाम हो चली थी। उसने सोचा, हॉल में ही खा लेता हूं और फिर बाहर निकलकर ट्रेजर की तलाश जारी रखूंगा। इसलिए उसने कहा, हॉल में ही खाऊंगा। सराय के हॉल में दर्जनों चौकोर मेजें थीं। कहीं शिकारी लोग बैठकर ऊंची आवाज में शिकार की बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा खिड़की से बाहर देखते हुए अकेला शराब पी रहा था और एक कोने में 2 लोग बैठे धीमे धीमे कुछ गुपचुप चर्चा कर रहे थे। फांग युआन दरवाजे के पास वाली मेज पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में खाना सामने आ गया। खाते खाते वो सोचने लगा, मेरी सी ग्रेड प्रतिभा से अगर मुझे मूनलाइट गू रिफाइन करनी है तो मुझे प्राइमीवल स्टोन्स उधार लेने होंगे। अगर किस्मत अच्छी रही और मूनलाइट गू का विल मजबूत ना हुआ तो 5 स्टोन्स ही काफ़ी होंगे। लेकिन अगर जिद्दी निकली तो मुश्किल होगी, शायद 8 स्टोन्स तो चाहिए ही होंगे। गू तो जीवित क्रीचर्स हैं, उनका विल भी होता है। कुछ का विल मजबूत होता है और वो हमेशा विरोध करते हैं, कुछ का कमज़ोर होता है और वो मान जाते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 6 प्राइमीवल स्टोन्स हैं, 2 तो मैंने मालिक को दे दिए, बस 4 बचे। ये काफ़ी नहीं। इस दुनिया में प्राइमीवल स्टोन्स ही असली मुद्रा हैं और बहुत ताकतवर खरीद क्षमता रखते हैं। आम आदमी का परिवार एक महीने में मुश्किल से 1 स्टोन खर्च करता है, मगर गू मास्टर की खपत ज़्यादा होती है। फांग युआन ने मन ही मन गिनती की, सिर्फ मूनलाइट गू को रिफाइन करने में औसतन 7 स्टोन्स तो चाहिए, और अगर लिकर वर्म मिल भी जाए तो मेरी प्रतिभा से उसे रिफाइन करने के लिए दर्जन भर स्टोन्स और लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरी सिचुएशन ये है कि लिकर वर्म मिल भी जाए तो रिफाइन करना मुमकिन नहीं। फिर भी खोजना तो ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावर वाइन मंक का ट्रेजर ज़रूर प्राइमीवल स्टोन से भरा होगा। ये सोचना कठिन नहीं था। आखिर फ्लावर वाइन मंक रैंक 5 का गू मास्टर था। डिमोनिक फैक्शन का इतना मशहूर वॉरियर भला प्राइमीवल स्टोन्स के बिना